अभी आप देखते हैं नीचे इसमें कि ये प्लांट सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन प्लांट किंगडम, यानी पादप जो कोशिकाएं हैं वो पादप जगत में जीवन की मूलभूत इकाइयां होती हैं। क्लियर हो गया? यानी पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल जो है वो पादप जगत में प्लांट किंगडम में मूलभूत इकाइयां होती हैं और ये मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट लेके CO2 लेकर के और ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाती हैं। ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और ग्लूकोज बनाती है यानी भोजन बनाती हैं। यानी मुख्य रूप से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलती हैं और ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, CO2 को लेती हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। तो ये आपके प्लांट सेल हो गए। नेक्स्ट आप देखते हैं कि इनकी जो संरचना होती है इस कार्य में सहायता करते हैं और पौधों के शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुकूल होती है। यानी जो भी उनका स्ट्रक्चरल जो एक तरह से सिस्टम होता है वो इस कार्य में सहायता करने और पौधों के शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। स्ट्रक्चरल जो उनका सिस्टम होता है वो उनको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, यानी एडेप्टेड होता है, वो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं जो प्लांट सेल है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि सेल वॉल है। अब ये देखेंगे कि सेल वॉल मुख्य रूप से किसका बना होता है, यानी सेलुलोज से बनी होती है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है, तो क्या है, सेलुलोज से बनी, थोड़ी सख्त होती है और ये बाहरी परत होती है जो क्या करती है उसकी संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम बनाती है, सुरक्षा सहारा उसको देती है, जिसमें एक निश्चित आयताकार आकार मिलता है। यानी आमतौर पर आप देखेंगे तो एक आयताकार आकार मिलता है और इसमें और एनिमल सेल में यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में यही अंतर होता है। ये पोषक कोशिकाओं में एक बड़ा अंतर होता है, यानी यह एनिमल सेल में नहीं होता है। यानी सेल वॉल किस में नहीं होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। अब देखते हैं इसके बाद कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब वैक्यूल होता है जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, ऊपर फिगर था प्लांट सेल का, इसमें आप देख सकते हैं, इसी में ये देख रहे हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। क्लियर हो गया होगा? तो फिर आते हैं नीचे देखते हैं। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी आप देखें फिगर में, यानी बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। अब ये बड़ी होती है, झिल्ली से घिरी होती है, थैली टाइप की होती है, जो क्या करती है कोशिका के ज्यादातर हिस्से को घेरे रखती है। एक तरह से सेल में ये काफी एरिया को कवर की रहती है और इसमें क्या होता है, पानी होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है पानी। पानी होता है लिक्विड फॉर्म में पोषक तत्व और अवशिष्ट पदार्थों को जमा करती है और टर्गर प्रेशर को बनाए रखती है। यानी एक तरह से लिक्विड फॉर्म होती है, पानी का मतलब है लिक्विड फॉर्म ही है, जिसमें पोषक तत्व भी होते हैं, ध्यान देंगे, और एक तरह से टर्गर प्रेशर वो क्रिएट करती है, बनाए रखती है, जिससे पौधा मजबूत और सीधा रहता है, यानी टर्गिड रहता है, टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है। जैसे बलून में आप हवा भरते हैं तो फूल जाता है, टर्गिड हो जाता है, हवा निकलती है तो फ्लैसिड टाइप का हो जाता है। जैसे आप किशमिश है पानी में डालते हैं तो एकदम फूल जाता है, तो टर्गिड फॉर्म में आ जाता है, और उसको धूप में सुखा दें तो किशमिश बन जाएगा, यानी फ्लैसिड टाइप का हो जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि ये टर्गर प्रेशर जो होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्रिएट करती है और ज़्यादातर हिस्से में रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये प्लांट सेल का पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और क्लोरोफिल नामक जो पिगमेंट होता है वो सनलाइट की रोशनी को सोखता है और अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता रखता है, खुद बनाता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, यानी क्लोरोप्लास्ट बहुत जरूरी होता है क्या करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, ध्यान देंगे। अब आगे देखते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक तरह से कोशिका भित्ति के नीचे स्थित होता है, यानी सेल वॉल जो होता है उसके नीचे जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और
पदार्थों के अंदर आने और बाहर जाने को यह नियंत्रित करता है, एक तरह से गार्ड का काम करता है कि कौन सी चीज़ें अंदर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, उसको ये कंट्रोल करता है। फिर आप देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो न्यूक्लियस है, यानी कंट्रोल सेल एक्टिविटीज एंड कंटेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए। यानी अभी हम लोग फिगर में देख रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, यानी केंद्रक वही है, कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित, यानी ब्रेन ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। जैसे हमारे शरीर का जो कंट्रोलिंग पावर क्या है, ये ब्रेन है, तो ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। जैसे अभी हम लोग फिगर में देख रहे थे, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये प्लांट सेल है, तो यहाँ आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है और इसी में डीएनए होता है। क्लियर हो गया ना। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इसके अलावा कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अब लगभग समाप्त होगा जल्दी। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, अंदर आने और बाहर जाने को नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उसमें डीएनए होता है। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी वो एनर्जी का एक तरह से पावर हाउस के जैसे काम करता है। जैसे बिजली विभाग का पावर हाउस होता है, वैसे शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी कोशिका का पावर हाउस होता है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान देंगे, ये एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे आपका घर है उसमें कोई जनरेटर आप लगाए हैं, तो लाइट चली गई तो जनरेटर चालू करते हैं तो पूरे घर में फिर लाइट आ जाती है। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका का पावर हाउस है, यानी जनरेटर इसको बोल सकते हैं समझने के लिए, ट्रिकी बनाने के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे कि ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसिस करता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को बनाता है। इसके लिए सेल के लिए, और सेल में यूज में आता है। फिर गोल्गी जो ऑपरेटर्स है, गोल्गी बॉडी बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट के लिए मॉडिफाई, सॉर्ट और पैकेज करता है। जैसे कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसको प्रॉपर सील मोहर लगाते हैं, तो उसको भेजते हैं। उसी प्रकार से क्या करता है, जो भी चीज़ें बनती हैं, प्रोटीन वगैरह बनता है, तो एज सच वो ऐसे नहीं पड़ा रहता है, वो गोल्गी बॉडी में आता है, वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी होता है, मॉडिफाई होता है, सॉर्ट होता है और पैकेज होकर वो चला जाता है जहाँ डेस्टिनेशन को जाना होता है।